रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से एक सीक्रेट मैसेज लेके आए थे जो उन्होंने डिलीवर भी कर दिया, और उसके बाद से न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि रशिया ने पाकिस्तान को ब्लैंक चेक ऑफर किया है। अब ये ब्लैंक चेक सिचुएशन क्या है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान इस पे क्या कर सकता है, क्या अल्टरनेटिव डिसीजंस हैं जो ये गवर्नमेंट ले सकती है, और उसके पाकिस्तान पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन, और इस वक्त वो द गार्डियन हो या हेरल्ड हो, हर बड़े न्यूज़पेपर में पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप्स को आपस में एनालाइज किया जा रहा है। हेडलाइंस बन रही हैं कि पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो कहीं इस चीज़ को कोट किया जा रहा है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ एक ब्लॉक बन रहा है। कहीं अगर आप एशियन साइड के न्यूज़पेपर्स को देखें तो इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि पाकिस्तान, रशिया और चाइना एक ब्लॉक का मेंबर बन गए हैं। ये ब्लॉक्स का लफ्ज़ जब हम सुनते हैं तो हमें एक वक्त बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर याद आता है, और वो है द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा में हमें दो ब्लॉक्स बड़े प्रोमिनेंटली सुनाई देते थे, एक अमेरिकन ब्लॉक, एक रशियन ब्लॉक, जिसको अगर हम बहुत ज़्यादा जो जंग थी या जिन इश्यूज़ की वजह से, जिन आइडियोलॉजीज़ की वजह से वो कोल्ड वॉर शुरू हुई थी, उसमें देखें तो कैपिटलिज़म जो यूएस की तरफ से था, और कम्युनिज़म की आइडियोलॉजी जो रशिया की तरफ थी, कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म की जंग समझा गया था। और ये 1940 के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गई थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 का इख्तिताम हुआ तब उसके फ़ौरन बाद रशिया ऑल्दो विक्टोरियस नेशंस में से था, लेकिन रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, और उसके बाद हमने देखा कि रशिया की जो सारी आइडियोलॉजी है वो चेंज हुई और कम्युनिज़म को फ़रोग़ देना शुरू किया। स्टालिन की गवर्नमेंट के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आया और वेस्ट को अपना आप ख़तरे में लगा। पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ ख़ास करके अमेरिका, इन्होंने मिलके एक पूरा तंजीम बनाई, एक मूवमेंट बनाई जिसके तहत ये कम्युनिज़म को ख़त्म करना चाहते थे, और फिर प्रॉक्सी वॉर्स शुरू हो गई। यूएस अपनी ही जगह रहा, यूएसएसआर जो उस वक्त सोवियत यूनियन था, रशिया रशियन फेडरेशन था, रशियन फेडरेशन अपनी ही जगह रही, लेकिन कई ममालिक में प्रॉक्सी वॉर्स लड़े गए, बड़े डेडली प्रॉक्सी वॉर्स लड़े गए, जिसमें आपको कोरियन वॉर का पता है, फिर वियतनाम वॉर का पता है, फिर इसी का शिकार पाकिस्तान और इंडिया भी हुआ, क्योंकि ब्लॉक्स डिफाइन हो गए थे और किसी ना किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना उस वक्त लाजमी हो गया था। उस वक्त एक आइडियोलॉजी आई कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे मुखालिफ हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ थीं जो क्लेवर थीं, और क्लेवर होने के साथ साथ बड़े लॉजिकली एक मूवमेंट शुरू हुई जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से मुराद ये थी कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी के एलाय नहीं बनेंगे, हम दोनों कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, हम कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और उन स्मार्ट कंट्रीज़ में इंडिया भी था। हम आपको बता दें कि इंडिया जो है वो नैम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा था, जबकि पाकिस्तान को रशिया की तरफ से इनविटेशन आया था कि वो रशियन ब्लॉक का हिस्सा बने या रशिया के साथ कोऑपरेट करें, लेकिन पाकिस्तान के तब प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान को ये बेहतर लगा कि हम यूएस के ब्लॉक का हिस्सा बने, और 1948 में हमने रिजेक्ट कर दिया रशिया की ऑफ़र को और हम यूएस ब्लॉक का हिस्सा बन गए। अब आते हैं कि हम आपको ये सारी बात क्यों बता रहे हैं। हम आपको ये सारी बात इसलिए बता रहे हैं कि जो ब्लैंक चेक ऑफ़र किया जा रहा है ये कोई फ़िल्मी ब्लैंक चेक नहीं है। जैसे फ़िल्मों में होता है, अक्सर हम देखते हैं कि हीरो को दूर करने के लिए हीरोइन से हीरोइन का बाप ब्लैंक चेक ऑफ़र करता है और कहता है कि तुम बस बाकी सब छोड़ दो, जो पैसे चाहिए जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लीव माई डॉटर अलोन। सो दिस इज़ द सेम सिचुएशन राइट नाउ। कुछ मिलती जुलती सिचुएशन है कि रशिया कह रहा है कि आपको जो चाहिए हम देंगे, वेपन्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, ट्रेड चाहिए, बट लीव अमेरिका अलोन। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है रशिया की तरफ से कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो रशिया के साथ आगे डेवलप करे तो रशिया उसे कुछ भी देने को तैयार है, लेकिन उसे यूएस के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करने पड़ेंगे। ये वही कोल्ड वॉर सिनेरियो है जो कि वापस इस वक्त नज़र आ रहा है। कोल्ड वॉर ने पूरी दुनिया में बड़ी तबाहियाँ की, और कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो मानते हैं कि अब तक
कोल्ड वॉर चल रही है, ख़त्म नहीं हुई। रशिया ने कभी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं किया, हालांकि सोवियत यूनियन टूट गया था उसके बावजूद, लेकिन आज भी ये कोल्ड वॉर जारी है। अब ब्लॉक के मेंबर्स या मेजर रोल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। यूएस अपनी ही जगह खड़ा है, लेकिन अब यूएस सिर्फ रशिया के साथ जंग नहीं करना चाहता बल्कि चाइना के साथ भी जंग करना चाहता है और चाइना की हेजेमनी को रोकना चाहता है। हालांकि लॉजिकली देखें तो जो स्टेप्स चाइना ने लिए हैं उनमें कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो क्वेश्चनेबल हो। अपनी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस दूसरी कंट्रीज़ पे बिल्ड करने के लिए पोर्ट्स बिल्ड किए जाते हैं, इकोनॉमिक टाइज बनाए जाते हैं, फिर ट्रेड को उस लेवल पे ले जाया जाता है चाइना की तरफ से मल्टीपल स्टेट्स के साथ, स्पेशली बिगर स्टेट्स के साथ, कि कोऑपरेशन विदाउट कोऑपरेटिंग विद चाइना उनकी इकोनॉमी कम्प्लीटली कोलैप्स हो सकती है। तो एक बड़ा स्मार्ट मूव करता है चाइना अपनी तरफ से, लेकिन इस चीज़ को, हेजेमनी को अब चैलेंज करना चाहता है यूएस, और यूएस एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि उसके अलावा कोई सुपर पावर के तौर पर आ सकता है। अब मैनिपुलेशन के चार्जेस लग रहे हैं चाइना पे, अग्रेशन के चार्जेस लग रहे हैं चाइना पे। हालांकि चाइना ने कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें इंटरवीन कभी भी नहीं किया, वो अपने काम से काम रखते हैं। आप हिस्ट्री में उठा के देख लें, जितनी भी कंट्रीज़ के साथ चाइना की म्यूचुअल ट्रेड चल रही है, किसी भी कंट्री के सिस्टम के अंदर चाइना ने कोई से नहीं दिया। कभी नहीं कहा कि डिक्टेटर्स के साथ नहीं काम करेंगे, कभी नहीं कहा मोनार्क्स के साथ काम नहीं करेंगे, कभी अपना कोई झंडा नहीं लहराया कि किसी कंट्री में हम कम्युनिज्म को लेके जाएंगे, सोशलिज्म को प्रमोट करेंगे, डिक्टेटरशिप को ख़त्म करेंगे। कोई ऐसा काम चाइना की तरफ से हमें नज़र नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड यूएस अपने आप को सुपर पावर समझता रहा, और फिर यूएस ने हमेशा डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, या ये समझने के लिए कि डेमोक्रेसी सुपीरियर सिस्टम है, बहुत सारी कंट्रीज़ में तबाहियाँ भी की। हम देख सकते हैं कि जो अरब स्प्रिंग था 2011 में शुरू हुआ, डिफरेंट कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी की एक पूरी लहर चली जो टूनीसिया से शुरू हुई। उसके बाद हमने देखा कि वो लहर फैलते फैलते बहरीन आई, सीरिया आई, यमन आई, इजिप्ट आई, और ज़्यादातर कंट्रीज़ को कम्प्लीटली तबाह करके चली गई, जिसमें लिबिया भी शामिल है, यमन भी शामिल है, सीरिया भी शामिल है। और अब तक हम देख रहे हैं कि सिविल वॉर्स लड़ी जा रही हैं, हंगर देखा जा रहा है, अच्छी स्टेबल इकॉनमीज़ कम्प्लीटली तबाह हो चुकी हैं, और बहुत सारी जगहों पे हम यूएस की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, समेत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के। अब कोर इशू पे आ जाते हैं। पाकिस्तान ने यूएस का साथ दिया और 1990s में कम्प्लीटली स्वीप आउट कर दिया सोवियत यूनियन को। अफ़गानिस्तान में पूरी जंग लड़ी गई, जिसमें पाकिस्तान ने अपने मिसाइल्स भी सप्लाई किए, ट्रेन भी किया मुजाहिदीन को, उस वक्त जिनको अमेरिका मुजाहिदीन कहता था, फ्रीडम फाइटर कहता था, और बाद में जब उनके मुखालिफ हुए तो वो टेररिस्ट कहलाने लगे, और उसके बाद फिर टेररिस्ट आउटफिट्स का नाम दे दिया गया। बहुत सारी उस वक्त जो ग्रुप्स, खास करके अलकायदा, तालिबान, जो उस वक्त अमेरिका को लग रहा था कि उनके इंटरेस्ट में लड़ रहे हैं सोवियत यूनियंस के साथ या सोवियत ट्रूप्स के साथ। खैर, हमने भी साथ दिया, पाकिस्तान ने यूएस का नॉन नाटो एलाय बन के सामने आया पाकिस्तान, और पाकिस्तान को तब बहुत सारी फंडिंग भी दी गई, पाकिस्तान की इंटरनेशनली बड़ी तारीफ़ें की गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, यूएस का इंटरेस्ट पाकिस्तान में ख़त्म होते ही पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक नारा लगाया जाता था, वो था डू मोर एंड डू मोर। पाकिस्तान ने जितने भी इक़दाम किए वो वेस्टर्न पावर्स, ख़ासकर यूएस के लिए हमेशा कम ही रहे। और अब हम देखते हैं कि अगेन पाकिस्तान को एक इशू में डाल दिया, एक बहुत टफ डिसीजन में डाल दिया है इस बार रशिया ने, जब रशिया ने ब्लैंक चेक दे दिया है। ब्लैंक चेक से मुराद यहाँ ये है कि खुली ऑफ़र दे दी है पाकिस्तान को कि आपको जो भी चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यूएस को छोड़ दिया जाए। एक एनालिसिस तो इस सारी सिचुएशन में ये है कि बेहतर है, पाकिस्तान की ऑलरेडी रशिया के साथ जो सारे ताल्लुकात हैं वो बेनिफिट ही कर रहे हैं पाकिस्तान को। यूएस ऐसे भी नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ को ख़ास ताल्लुकात रखना, तो अच्छा है चाइना और रशिया के ब्लॉक का मेंबर बन जाए और तरक्की के रास्ते पे चला जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान यूएस को बिल्कुल छोड़ देता है तो यूएस की तरफ से बिल्कुल रिटेलिएशन आएगी। तो क्या पाकिस्तान, जिसकी इकॉनमी अभी हमें पता है कि बहुत स्ट्रॉन्गर पेस पे नहीं चल रही, ताल्लुकात अभी वेस्टर्न पावर्स के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे नहीं हैं, तो क्या पाकिस्तान यूएस के साथ दुश्मनी अफोर्ड कर सकता है? उससे बिल्कुल मुखालिफ ब्लॉक में खड़ा होना पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि आज रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात
बेहतर पेस पे चले जाएं, चाइना के साथ बेहतर पेस पे चले जाएं। अगर लेकिन पाकिस्तान एक ब्लॉक का हिस्सा बन जाता है, ये अनाउंस कर देता है कि फॉर्मली रशिया और चाइना के ब्लॉक में है, तो वो फिर दुश्मनी की कॉल भी दे देता है यूएस और इंडिया और जो दूसरा पूरा ब्लॉक तश्कील हो रहा है उसके साथ, विच आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन बेयर। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मैंने आपसे पहले भी बात कही, वो सारा किस्सा आपको सुनाने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि इस वक्त पाकिस्तान को एक और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की ज़रूरत है कि हम किसी के भी एलाय नहीं बनेंगे, अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन जहाँ पे ब्लॉक पॉलिटिक्स की बात आएगी, जहाँ जंगों की बात आएगी, प्रॉक्सी वॉर्स की बात आएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आएगी, वहाँ हम किसी ब्लॉक के अंदर शामिल नहीं होंगे। अब इसको कैसे फॉर्म करना है, आई डोंट नो पाकिस्तान डज़ हैव दैट इनसाइट और नॉट। हम पहले गलतियाँ कर चुके हैं, ये वक्त है कि पाकिस्तान अपनी माजी की गलतियों से सीखे। अब आपका क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान को वाकई इस ब्लैंक चेक को एक्सेप्ट कर देना चाहिए विदाउट कैलकुलेटिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे पाकिस्तान पे? क्योंकि इम्प्लिकेशंस बेशक होंगी। इस वक्त अमेरिका की जो प्रेसिडेंट हैं या पूरी गवर्नमेंट है, इस वक्त डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेट्स जाने जाते हैं, माने जाते हैं जंगें शुरू करने में, कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने में। जो बाइडन जब से प्रेसिडेंट बने हैं, हमने अमेरिका को देखा है कि वापस से अपनी रिट जमाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया पे और दोबारा से याद करवा रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम सुपर पावर है। इवन अपने दोस्तों को भी, आपको अभी अमेरिका और इंडिया का जो रिसेंट इशू हुआ है, जब अपनी शिप्स डिप्लॉय किए हैं अमेरिका ने इंडियन वाटर्स में, तो वो भी पता है कि वो अपने दोस्तों के साथ भी सख्त मेजर्स लेने को तैयार हैं। तो फिर उन कंट्रीज़ के साथ अमेरिका का क्या ट्रीटमेंट होगा जो खुलेआम उनके के ख़िलाफ़ खड़े होने को तैयार हैं? हमारा एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान को बहुत कैलकुलेटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। बहुत खुशी में आके गलत कदम बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। हमारे कुछ लास्ट डिसीजंस हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कोर्स में अच्छे नहीं साबित हुए पाकिस्तान के लिए लॉन्गर रन में। तो लॉन्गर रन में चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा, इस चीज़ के लिए फार साइटेडनेस रख के पाकिस्तान को अपने डिसीजंस लेने होंगे। अब देखना यह है कि क्या पुतिन पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते। एक लॉन्ग रिफ्ट जो रशिया और पाकिस्तान के दरमियान था वो अब इख्तिताम पर आ चुका है, रिफ्ट नहीं रहा। लेकिन आगे इस कोऑपरेशन को किस स्टेज तक पाकिस्तान लेके जाता है, ये पाकिस्तान पर डिपेंड करता है। ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात के बारे में। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान को इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है? क्या पाकिस्तान को वाकई इस चेक को या इस खुले ऑफ़र को कबूल कर लेना चाहिए, या फिर पाकिस्तान को एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से मिलती जुलती तहरीक चलाने की ज़रूरत है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।